गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान विषय, सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 2, स्वास्थ्य और रोग। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह का रोग उसे ना हो। फिर भी कई बार कुछ असावधानियों के कारण, कुछ लापरवाही के कारण हम बीमार हो जाते हैं, और उसके बाद किस तरह का रोग हमको हुआ है, उसके सिम्टम्स कौन कौन से, उसके लक्षण कौन कौन से, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उसके लिए बचाव के उपाय कौन से। तो हम देखते हैं पाठ 2, स्वास्थ्य और रोग। थोड़ा याद करो, स्वास्थ्य खराब होने के कारण तुमने कभी विद्यालय से छुट्टी ली है क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, हम विद्यालय नहीं पहुंच सकते। कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी लेने की जो वजह है वह बीमारी होती है। तो ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, रात में फीवर आया, या सर्दी है, सर दर्द है, या सवेरे उठने में तकलीफ है, और उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण तुमने कभी विद्यालय से छुट्टी ली है क्या? जी हाँ, ली है कई बार। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कभी छुट्टी नहीं लेते, जब तक विद्यालय शुरू है, प्रतिदिन नियमित समय से आते हैं। तो हो सकता है उनके लिए यह उत्तर ना हो, नेगेटिव हो, कि नहीं, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, अर्थात निश्चित रूप से हमें क्या होता है। यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए, कि अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो मुझे क्या हुआ था। तो हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं स्वास्थ्य खराब होने के। अनिद्रा होती है, कि हमको ठीक से नींद नहीं आई रात को, किसी चिंता से परेशान है, वह भी एक तरह की बीमारी है। सर दर्द हो रहा है, वह भी एक कारण हो सकता है। बुखार हो सकता है, या अपच, जैसे हमने खाया हुआ भोजन ठीक से पचा नहीं, या अधिक खा लिया, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं हमारे अस्वस्थ होने के। बीमार होने के पश्चात कभी कभी औषधोपचार न लेते हुए भी हमें कुछ समय बाद ठीक लगने लगता है। तो कभी कभी डॉक्टर के पास जाकर नियमित रूप से औषधोपचार लेते हैं। ऐसा क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि कोई बीमारी, मान लो सामान्य सा सर्दी खांसी इस तरह का है, तो घर पे हम काढ़ा पी लिए, ठीक हो गए। आयुर्वेदिक काढ़ा या अदरक वाली चाय, इस तरह से भी इलाज हो जाता है। कभी सर दर्द है, कभी लूज मोशन है, तो कुछ घर के घरेलू कुछ ऐसे उपचार होते हैं जिसके कारण हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डॉक्टर के पास जाकर के नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उनसे कंसल्ट करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारी बीमारी बढ़ गई, या उसका उपचार हमारे घरेलू जो औषधोपचार है, औषधियाँ हैं, उससे नहीं हो पा रहा है, या हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वह कमजोर है, उसको फेस नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है औषधि लेने के लिए। अब स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य, हेल्थ, रोगों का केवल एक अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी भी तरह का रोग नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, बुखार नहीं, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, कोई नहीं, किंतु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से कई बार ऐसा होता है कि हम नियमित रूप से योग प्राणायाम कर रहे हैं, मुझे अच्छी नींद भी आ रही है, जितना नियमित सोना चाहिए 7 घंटे 8 घंटे उतना सो भी रहा हूँ, फल फ्रूट्स मेरे आहार में शामिल है, व्यायाम कर रहा हूँ, मेरा हार्ट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। उसके बावजूद बहुत सारे लोग मनोरुग्ण हो सकते हैं। मानसिक रूप से वे स्वस्थ नहीं, शारीरिक रूप से तो हम बहुत स्वस्थ हैं, अच्छे हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हमारी मन स्थिति अच्छी नहीं। कई लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, छोटी सी बात पे भी तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, या हमेशा चिढ़े हुए ही होते हैं, उत्तर ठीक से नहीं देते किसी भी प्रश्न का। तो ऐसे बहुत बार होता है। तो उसका कारण क्या है? स्ट्रेस हो सकता है, तनाव है उस व्यक्ति के दिमाग पर, कुछ परेशान सा है, कुछ आर्थिक परेशानी है, उसके बारे में सोच रहा है, कुछ काम के बारे में सोच रहा है। तो शारीरिक रूप से तो वह सही है, लेकिन मानसिक रूप से वह सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। अब यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर दिया है, जैसे दो परिवार है, बहुत हंसते हुए, मस्ती मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं।
तो इसका मतलब इनका सोशल डेवलपमेंट अच्छा है, सामाजिक दृष्टि से ये पूरी तरह से तंदुरुस्त है, फिजिकली भी फिट है, मानसिक स्थिति भी अच्छी है, और शारीरिक के साथ साथ मानसिक के साथ साथ इनकी सामाजिक दृष्टि भी बहुत अच्छी, अर्थात सोशली। तो हमारे अगल बगल का कभी कभी वातावरण अच्छा नहीं होता, पड़ोसी अच्छा नहीं है, बात बात पे झगड़ रहा है, या समाज में कुछ इस तरह की बातें हैं जो हमको स्वीकार नहीं है, कुछ ऐसी कुरीतियां कुप्रथाएं जिसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, या किसी तरह का भेदभाव है। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इन तीनों ही दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त है तो वह व्यक्ति स्वस्थ है, सिर्फ शरीर से ही नहीं। अब यहाँ पर बीमार होने के बाद की स्थिति है, डॉक्टर के पास जाते हैं हम, इलाज कराते हैं। शारीरिक रूप से कोई अस्वस्थ व्यक्ति है और उसी के साथ साथ किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव है, साइकेट्रिक के पास जाकर के वह अपना इलाज कराता है, पूछ रहा है वो कि क्या हो सकता है, क्या परेशानियां हैं, उसके बाद उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। अब रोग क्या है, बीमारी किसे कहते हैं? शरीर की क्रियात्मक तथा मानसशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रुकावट निर्माण करने वाली स्थिति रोग है। प्रत्येक रोग के विशेष लक्षण होते हैं, जिस भी तरह का रोग है उसके कुछ सिम्टम्स हो गए, कुछ लक्षण हो गए, अर्थात शरीर की कुछ ऐसी क्रियाएं, जैसे सर दर्द है, आखिर चिंता में है वह व्यक्ति, फिर लूज मोशन हो रहा है, कुछ ऐसी क्रियाएं जो हमारी जो नियमित जैविक क्रिया है उसमें कुछ न कुछ रुकावट आ रही है, कुछ न कुछ परेशानी आ रही है, यही रोग है। तो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, और प्रत्येक रोग के कुछ न कुछ लक्षण होते हैं, कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिसके द्वारा हम अंदाजा लगाते हैं या डॉक्टर अंदाजा लगाते हैं कि शायद यह बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर दिया गया है रोगों के कुछ प्रकार, जैसे मधुमेह, सर्दी, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हृदय विकार, ऐसे सब रोग हैं जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है। रोगों के कारण और लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न रोगों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया है। रोगों के प्रकार कौन से टाइप्स ऑफ डिजीजेस देखते हैं, समय के अनुसार और कारण के अनुसार। समय अर्थात दीर्घकालिक रोग, जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत लंबा चलने वाला, बहुत दिनों तक चलने वाला, जैसे कैंसर जैसा बीमारी है, बहुत दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, इलाज चलता है। तीव्र रोग जो बड़ी तेज गति के साथ फैल रहा है। वैसे ही कारण के अनुसार अनुवांशिक रोग, उपार्जित रोग, अनुवांशिक रोग जैसे डाउन सिंड्रोम भी है, जो हेरिडेटरी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। फिर उपार्जित रोग संक्रामक रोग है, जैसे सर्दी, फ्लू, डेंगू, किसी के साथ किसी व्यक्ति को सर्दी हुआ है, फ्लू है या डेंगू है, उसके साथ अगर हम रह रहे हैं तो हमको इस तरह के रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। वैसे यह संक्रामक रोग, मधुमेह, हृदय रोग, या एक दूसरे से संपर्क में आने के कारण नहीं होते, ऐसे असंक्रामक रोग भी है। अब संक्रामक रोगों के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। संक्रामक रोगों का क्या अर्थ है? इस चित्र में हम देख रहे हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिला रहा है। अब हाथ मिलाते वक्त दोनों के हाथों में बैक्टीरियाज हो सकते हैं, कुछ वायरस हो सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ संपर्क में आने पर किसी को भी बाधित कर सकते हैं। मान लो इस व्यक्ति के हाथ में ऐसे कुछ बैक्टीरियाज है जो इसके हाथों में आ गए, और इस व्यक्ति ने उसे खाना खाया या उस मुंह तक लाया उस हाथ को, तो उसे रोग हो सकता है। ऐसे संक्रामक रोग है, जैसे खांसते वक्त, छींकते वक्त बहुत सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिसके द्वारा दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। एक व्यक्ति कई लोगों को संक्रमित कर सकता है इस तरह से। यहाँ पर दिया है संसर्गजन्य एवं संक्रामक रोग कैसे होते हैं। दूषित हवा, पानी, भोजन तथा वाहक कीटक व प्राणी, इनके माध्यम से फैलने वाले रोग ही संक्रामक रोग हैं। उदाहरण के तौर पर दूषित हवा है, प्रदूषित हवा है, एक साथ कई लोग बीमार हुए, हवा से जो भी जनित रोग होंगे वायु से, उसके कारण। गंदा पानी पी लिया, कंटेमिनेटेड वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, एक साथ कई लोगों ने पिया, पानी की सप्लाई पाइपलाइन की गई, उसके अंदर कहीं से ड्रेनेज का पानी मिक्स हो रहा है, सीवियर का पानी मिक्स हो रहा है, तो पानी हमारे घरों में उसकी सप्लाई हो रही है, तो बीमार हो सकते हैं। कहीं ऐसी जगह पर गए जहाँ पर
एक साथ कई लोगों ने भोजन किया, उदाहरण शादी ब्याह कोई कार्यक्रम में, तो उसके कारण भी रोग कई लोगों को एक साथ हो सकता है अगर दूषित भोजन कर लिया। तो इस तरह से संसर्गजन्य या संक्रामक रोग फैलने की संभावना होती है। अब यहाँ पर क्षय रोग के बारे में दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर कभी-कभी एक्स-रे निकालने के लिए बोलता है, चेस्ट का एक्स-रे निकाल कर लाओ। तो इस तरह से अगर कुछ इन्फेक्शन है, व्हाइट कलर का पैचेस दिखाई देते हैं चेस्ट में, उससे अंदाजा लगता है कि उस व्यक्ति को क्षय रोग होने की संभावना है। उसके बाद और भी टेस्ट होते हैं, मॉन्टेना टेस्ट वगैरह। उसके बाद पता चलता है कि अरे उसको तो क्षय रोग है। क्षय रोग अर्थात ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, टीबी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यह संसर्गजन्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, श्वसन के माध्यम से जा सकता है, छींकने या खांसने के द्वारा जा सकता है, या कंटिमिनेट कर सकता है दूसरे व्यक्ति को। कॉन्टेजियस डिजीज संपर्क में आने के कारण हवा से फैलने वाला रोग है, इसलिए कई प्रिकॉशंस लेने आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर क्षय रोग के बारे में दिया है। उसके कारक क्या है? जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्यूली। अब हम लोगों ने इसके पहले के पार्ट में जीवाणु और विषाणु पढ़ा था। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, और उससे भी खतरनाक वायरस होते हैं। जीवाणु अगर तेज गति से बढ़ना शुरू किए तो 20 मिनट में डबल हो सकते हैं, इतना तेज। और विषाणु जो होते हैं उससे भी सूक्ष्म जीवाणुओं की अपेक्षा, और न तो जीवित, सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का माना जाता है विषाणुओं को। जीवाणुओं के अपेक्षा वायरस और अधिक खतरनाक होते हैं। तो जीवाणु और विषाणु यहाँ पर आएगा इसका वर्णन, इसलिए जीवाणु और विषाणु के बारे में मैंने बता दिया, फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दिया। तो क्षय रोग के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, संक्रमण के जो माध्यम है, रोगी के थूक से, हवा द्वारा प्रसार, रोगी के संपर्क में दीर्घकाल रहना, रोगी की वस्तुओं का। अगर कोई टीबी से संक्रमित व्यक्ति है, कहीं भी थूकता है तो उसके थूक में कई महीनों तक वो जीवाणु जीवित रह सकते हैं। खांसते वक्त, छींकते वक्त अगर कोई व्यक्ति संपर्क में आता है तो हवा के द्वारा भी, या उस रोगी व्यक्ति के साथ बहुत दिनों तक उसकी वस्तुएं उपयोग करना, उसके साथ रहना, तो इस तरह से दूसरा व्यक्ति भी या कई व्यक्ति एक साथ संक्रमित हो सकते हैं। उसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है? अधिक समय तक खांसी, थूक के साथ खून गिरना, वजन तेजी के साथ घटना, श्वासोश्वास में कष्ट होना, श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें कष्ट होता है। जब वो व्यक्ति खांसता है, थूकता है तो उसमें खून, कुछ अंश खून का गिरता है, लगातार खांसी आ रही है, वजन घट रहा है। इसके लिए उपचार क्या है? बीसीजी का टीका बचपन में ही लगवाया जाता है, बीसीजी का टीका। रोगी को अन्य लोगों से अलग रखना, नियमित रूप से औषधियां लेना, डॉट्स या उपचार पूर्णतः नियमित लेना चाहिए। महानगर पालिका में इस तरह के अनेक उपचार है, डॉट्स जैसे, जिसके द्वारा रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो इस तरह से डॉट्स का अर्थ है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, जो प्रत्यक्ष रूप से औषधियां दी जाती है। एक ट्रीटमेंट है एक तरह का यह भी। इसके बाद आया पीलिया, हेपेटाइटिस वायरस जिसे कहते हैं। हेपेटाइटिस वायरस जनित बीमारी है और यह लीवर को डैमेज करता है। इस तरह से हेपेटाइटिस के जो रीजन है यहाँ पर दिए, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, मेडिकेशन इंक्लूडिंग ओवर द काउंटर, अल्कोहल। हेपेटाइटिस वायरस के कई प्रकार है, ए बी सी डी ई, ये अलग अलग वायरसेस के कारण पीलिया या हेपेटाइटिस की बीमारी हो सकती है। यहाँ पर दिया है हेपेटाइटिस, पीलिया के विषाणु। हेपेटाइटिस इस विषाणु से होता है और उसमें भी अलग अलग प्रकार है, A B C D E, यह विषाणु है हेपेटाइटिस का। होता कैसे? संक्रमण के माध्यम, पानी के द्वारा, रोगी की उपयोग की हुई सुइयों के द्वारा, रक्त आदान जैसे ब्लड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं एक दूसरे व्यक्ति से लेकर के, अगर उसकी सही से जांच नहीं हुई है खून की, उस पे द्वारा भी हेपेटाइटिस के जो विषाणु है दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। और कोई रोगी है, उसको अगर कोई इंजेक्शन लगाया गया, वही इंजेक्शन दूसरे के लिए उपयोग किया जाए, तो भी यह रोग हो सकता है संक्रमण के द्वारा। लक्षण क्या है इसके? भूख कम लगना, पेशाब जो होती है वह गाढ़ी होती है, पीले रंग की, थकावट, हमेशा थका थका सा रहता है वो व्यक्ति, जी मचलाना,
वॉमिटिंग जैसा लगता है, उसे उल्टी होगी ऐसा लगता है, और जो विष्ठा होती है राख जैसे रंग की। तो इस तरह से इसके लक्षण है हेपेटाइटिस के, पीलिया के। और उपचार, पानी उबाल कर और छान कर पीना चाहिए। शौचालय का उपयोग करने के पूर्व और पश्चात हाथ साबुन से, अर्थात स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है हेपेटाइटिस के लिए। इसके बाद यह दृश्य बड़ा ही कॉमन है, पानी पूरी बड़ा ही टेस्टी लगता है। बरसात के दिनों में भी लोग इस तरह से ठेले पर जाकर के खाते हैं, हमेशा खाते हैं। कटे हुए फल बहुत कॉमन दृश्य है हमारे मुंबई जैसे शहर में। नींबू शरबत, प्यास लगेगी तुरंत हम नींबू शरबत पीते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बीमारियां एक साथ होने की संभावना है। संक्रमण हो सकता है हमें बीमारियों का, अगर यहाँ पर अस्वच्छ पानी का उपयोग कर रहे हैं, इस पे मक्खियां बैठ रही है, धूल बैठ रहा है, गंदे पानी का उपयोग अगर यहाँ पर किया गया है, तो कई रोग हो सकते हैं। उसमें से ही एक है पेचिस का रोग। यह भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन यह इंटेस्टिनल डिजीज है। इसके पहले हमने देखा यकृत से संबंधित, लीवर से संबंधित था। यह इंटेस्टाइन, आंत के अंदर इस तरह के बैक्टीरिया भोजन के माध्यम से या दूषित पानी के माध्यम से जाते हैं तो पेचिस होने की संभावना होती है। तो पेचिस अर्थात अतिसार, डायरिया, कारण क्या है? इसके जीवाणु विषाणु दोनों हो सकते हैं। सिगेला बैसिलस, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, यह कारण है पेचिस होने के या डायरिया के। दूषित पानी और भोजन संक्रमण का माध्यम, पानी दूषित है, गंदा पानी है, उसमें ऑलरेडी जीवाणु विषाणु है, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका जैसे, हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद यह शिकायत हमको आ सकती है, इसका संक्रमण हो सकता है। इसके लक्षण क्या है? पेट में दर्द, पानी की तरफ पतले जुलाब, कंटिन्यू जुलाब के लिए भागते रहना, तो यह लक्षण है पेचिस के। इसके लिए उपाय तथा उपचार क्या है? खाद्य पदार्थ ढककर रखना चाहिए, पानी उबाल कर तथा छानकर पीना चाहिए। जल संजीवनी, ओआरएस या इलेक्ट्रॉल पाउडर या ग्लूकॉन डी जैसा हो सके इसका नियमित पानी के अंदर घोल करके पीते रहना चाहिए, जिससे शरीर में जल की मात्रा बनी रहे। और डॉक्टरी चिकित्सकीय जो भी सलाह है उसके अनुसार औषधि तुरंत लेनी चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हैजा जैसी बीमारी, ऐसे दृश्य कई स्थानों पर देखते हैं, पानी का शॉर्टेज है, पानी की कमी है, टूटी हुई पाइप से लोग पानी भरते हैं या वहां से पानी पीते हैं। हैजा जैसी, कॉलेरा जैसी बीमारी हो सकती है। बहुत से लोग एक साथ, जैसे तीर्थ स्थल पर गए, किसी नदी में एक साथ स्नान कर रहे हैं, तो भी कॉलेरा जैसी बीमारी हो सकती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो नल से पानी आ रहा है वो कंटिमिनेट नहीं हो सकता, दूषित नहीं हो सकता, इसमें भी कॉलेरा के जीवाणु हो सकते हैं। इसलिए बरसात के दिनों में तो कम से कम पानी उबाल कर और छान कर पीना चाहिए, अगर इन रोगों से बचना चाहते हैं। रोग का नाम क्या है? हैजा, कॉलेरा, जीवाणु, विब्रियो कॉलरी, दूषित भोजन तथा पानी के कारण यह रोग होता है। बार बार उल्टियां आना, जुलाब होना, पेट में दर्द, पैरों में अकड़न पैदा हो, तो इस तरह से हैजा के लक्षण है। स्वच्छता रखनी चाहिए, खुले भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, पानी उबाल कर छान कर पीना चाहिए। कॉलेरा प्रतिबंधक टीका लगवाना चाहिए। कहीं भी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, जैसे कुंभ के मेले में जाना है, तो पहले ही ऑलरेडी कोलेरा का जो टीका है उसे लगवा कर जाए। और 104 डिग्री तक बुखार, अब ये आया विषम ज्वर के बारे में। विषम ज्वर क्या है? टाइफाइड, शरीर में दर्द है, भूख नहीं लग रही है, सिर में दर्द है, घबराहट हो रही है, बहुत अधिक बुखार है, दस्त और एसिडिटी, पेट में दर्द। वैक्सीनेशन इसका उपचार है, औषधोपचार है। विषम ज्वर के लिए क्या दिया है? जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी, दूषित भोजन तथा पानी के कारण होता है। भूख कम होना, सिर दर्द, जी मिचलाना, पेट पर लाल लाल फुंसी आना, अतिसार, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार। उपचार क्या है? स्वच्छ तथा निर्जंतुक पानी पीना, टीका लगवाना, गंदे पानी का निपटारा उचित प्रकार से। इस तरह से विषम ज्वर से, टाइफाइड से बचा जा सकता है। अब इसी का सारांश यहाँ पर दिया है आपकी पाठ्य पुस्तक में, यह पूरी तरह से दिया हुआ है जो मैंने अभी तक समझाया। रोगों के नाम, फिर उसके कारक, संक्रमण के कारण, लक्षण,
तथा उसके लिए कौन से उपाय तथा उपचार है, इसको आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर निरीक्षण के लिए दिया गया है, मच्छर कहाँ-कहाँ पर पनपते हैं। यहाँ पर चित्र में पानी संचित की गई वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह का दृश्य बड़ा ही कॉमन है। गुलदस्ता है, गुलदस्ते को फूल के जो बुकेट है उसको हम लोगों ने किसी पात्र में रखा हुआ, उसमें पानी कई दिनों तक उस पानी को फेंका नहीं गया, तो वहाँ पर मच्छर अपने अंडे दे सकता है, मच्छर पनपने की संभावना अधिक है। इस तरह से कूड़े करकट में, गंदगी में, बाल्टी का पानी कई दिनों से बकेट का भर करके रखा हुआ है, वहां पर बरसात के दिनों में टायर है, इस तरह के डब्बे खाली पड़े हैं, जो यहाँ पर पानी संचित होगा जल, उसके अंदर भी मच्छर जन्म ले सकते हैं। ड्रम का पानी जो घरों के बाहर हम रखते हैं, या दीवार पर कहीं भी रुका हुआ पानी किसी भी स्थान पर, परिसर हमारा अस्वच्छ है, तो ऐसे स्थान पर मच्छर पनपने की संभावना बहुत अधिक होती है, पनपते हैं। और उसके कारण कौन-कौन से खतरों की कल्पना, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। अभी हम लोगों ने कुछ बीमारियों की चर्चा की, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, अगर इस दूषित पानी को पिए तो कॉलेरा, डायरिया, इस तरह के रोग हो सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का दृश्य बड़ा ही कॉमन है। हम लोग प्रतिदिन हाथ साबुन से धोते हैं, साबुन से हाथ धोने का तरीका या हैंड वॉश से हाथ धोने का तरीका बताया गया है। और यहाँ पर इस दृश्य को देख करके आपको अपनी पाठशाला याद आई होगी। इस तरह का जो एक मुहिम चल रही थी, स्वच्छ हाथ धोना, पिछले बार भी ऑनलाइन के माध्यम से यह कार्यक्रम रखा गया था, आप लोगों ने देखा होगा कि सभी बच्चे एक साथ सभी विद्यालयों के किस तरह से हाथ धोना है हैंड वॉश की सहायता से। ऐसा उपक्रम समय समय पर विद्यालय में होता है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? विद्यालय में स्वच्छ हाथ उपक्रम क्यों आयोजन किया जाता है? तो स्वच्छ हाथ उपक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता जैसी आदतें हम सीखें, हमारा हाथ साफ रहे, क्योंकि अधिकतर बीमारियां अस्वच्छता के कारण होती है। हमारे शरीर के अंदर जीवाणु, विषाणु जाने का सबसे बड़ा जो मार्ग है, सरल मार्ग है, वह हाथ की गंदगी। कोई भी भोजन करते हैं, कहीं भी मुंह पर हाथ लगाते हैं, तो भी कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकता है और हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए हाथ धोने का जो उपक्रम है, स्वच्छ हाथ उपक्रम, यह विद्यालयों में आयोजित करके सही तरीके से कैसे हाथ धोया जाए, पहले साबुन लगाने के बाद फिर इस तरह से, फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर कलाई पर किस तरह से साबुन लगा करके फिर स्वच्छ पानी से हाथ धोना है, तो यह तरीका हमको विद्यालयों में सिखाया जाता है। उसके बाद है दूषित पानी, या देख करके पता चल रहा है कि बरसात के दिनों में पानी की अवस्था क्या हो, और इस तरह से अगर हम पानी पिएंगे तो अनेक बीमारियां हमें हो सकती है। इसलिए बारिश के मौसम में पानी को उबाल कर और छान कर पीना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो अनेक बीमारियों की वजह बन सकती है। इसलिए बारिश के मौसम में अधिकतर पानी दूषित आता है। इसलिए इस दूषित पानी की वजह से जो बीमारियां होती है, उससे बचने के लिए बरसात के मौसम में पानी को उबाल कर और छान कर पीना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता किस प्रकार रखें, इस चित्र को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में आती है। जैसे नियमित ब्रश करना, टंग क्लीनर की सहायता से टंग साफ करना, फिर साबुन से हाथ धोना, स्नान करना स्वच्छ पानी साबुन से, और बाल ठीक से ब्रश करना, स्वस्थ कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना। तो इस तरह से हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं, जिससे किसी भी तरह की बीमारी हमारे तक ना पहुंचे। वर्तमान स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण रोग भी है। डेंगू, संग्रहित पानी में मच्छर अंडे देते हैं तथा उनकी वृद्धि के लिए पोषक वातावरण निर्मित होकर उनकी संख्या बढ़ते जाती है। मच्छरों की अनेक प्रजातियां, उनमें से एडिस इजिप्टी प्रकार के मच्छर द्वारा डेंगू नामक संक्रामक रोग होता है। कुछ इस तरह से होता है। एडिस इजिप्टी मच्छर, यह रोग फ्लेवी वायरस प्रकार के 1014 विषाणु के कारण होता है, और यह जो मच्छर है यह ज्यादातर सवेरे 9 से 12 के बीच के दरमियान आता है, और साफ पानी का मच्छर है। इस तरह के अनेक दृश्य हमारे पास पड़ोस में हम लोगों ने देखे हैं कि जहां पर पानी रुकता है वहां पर मलेरिया के मच्छर भी हो सकते हैं, या एडिस इजिप्टी अर्थात डेंगू के मच्छर भी हो सकते हैं। तो डेंगू के लक्षण क्या है? तेज बुखार, तेज सिर दर्द,
उल्टियां होना, सबसे महत्वपूर्ण आंखों में दर्द अधिक, और रक्त में रक्त पट्टिकाएं प्लेटलेट्स की अचानक बहुत कमी हो जाती है, और शरीर के अंदर रक्तस्राव, खून की उल्टियां भी होने की संभावना होती है। तो इस तरह से डेंगू के इलाज के लिए हमको क्या करना होगा? डॉक्टरी सहायता, डॉक्टरी परामर्श और अपने आसपास का जो परिसर है वह स्वच्छ रखना है, और किसी भी तरह से पानी संचित ना हो। अब इसका निरीक्षण करेंगे। एडिस इजिप्टी नाम का मच्छर दिखाया है। बचना है तो क्या करना है? नियमित स्वच्छता, पानी यहाँ पर रुका हुआ है थोड़ा भी तो इसकी सफाई करें, साफ पानी का मच्छर है। किसी भी तरह से जो भी स्टोरेज है उसको हमेशा क्लीन, समय समय पर पूरे ड्रम के पानी को पलटी करके उसको अच्छे से साफ करना, सुखाना। जो इस तरह के कूलर्स है, कूलर्स में भी पानी स्टोर होता है या फ्रिज के नीचे पानी स्टोर होता है, उसकी सफाई करना, और काटने के बाद बीमारी हो सकती है। और ये जो मछली है इसे गप्पी माशा बोलते हैं, गप्पी मछली, गप्पी फिश। इसकी अगर कहीं तालाब है, पानी रुका हुआ है, तो उस स्थान पर अगर इस मछली का पालन किया जाए तो यह एडिस इजिप्टी के जो अंडे होते हैं उसको खा लेती है। तो इस तरह से इन मच्छरों को बढ़ने से रोकने में यह मछली सहायता करती है। और नियमित फवारनी धुएं की, और इस तरह से मॉस्किटो कॉइल्स या ऑल आउट जैसे होते हैं उसके उपयोग से हम मच्छरों को नियंत्रित कर सकते हैं, न काटे, डेंगू ना हो, इसके लिए ये सब सावधानियां लेना आवश्यक है। अब आया स्वाइन फ्लू। संसर्ग होने के कारण क्या है? स्वाइन फ्लू सुअर के द्वारा, प्राणियों के द्वारा मनुष्य तक फैलता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का प्रसार रोगी के नाक तथा गले के स्राव व थूक से होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद। तो बर्ड फ्लू, ह्यूमन फ्लू, स्वाइन फ्लू एक दूसरे से कैसे ट्रांसमिट होते हैं? स्वाइन फ्लू स्वाइन के द्वारा किसी व्यक्ति को होता है, उसके बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी वह ट्रांसमिट होता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है? दम लगना अथवा श्वसन में रुकावट निर्माण होना, गले में खिंच-खिंच, शरीर में दर्द होना। स्वाइन फ्लू का निदान क्या है? डॉक्टरी परामर्श, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी पुणे और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था एनआईसीडी दिल्ली की प्रयोगशाला में जांच की इसकी व्यवस्था उपलब्ध है। अब तो कई स्थानों पर, भारत ही नहीं मुंबई के भी कई स्थानों पर इसके इलाज की व्यवस्था भी है, और टेस्ट के लिए लैब भी बना है। अब जो आजकल हम जिस बीमारी के बारे में जान रहे हैं, कोरोना वायरस, जिसके कारण हमारा विद्यालय बंद है, सारी दुनिया रुकी हुई है, उसके लक्षण क्या है? लगातार खांसी आना, बहुत अधिक 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बुखार होना, गंध और स्वाद का पता नहीं चलना, ऐसे अनेक सिम्टम्स हैं जो हम न्यूज के माध्यम से भी देखते रहते हैं। स्नीजिंग है, सर्दी, लगातार नाक का बहना, खांसी आना, छींक आना बार बार, इस तरह के जो लक्षण है यह हो सकते हैं कि कोरोना वायरस शरीर के अंदर घुसा हो, कोविड-19 जैसी बीमारी। बचना है तो 3 बातें, विशेष रूप से अपने हाथ नियमित स्वच्छ पानी, साबुन के साथ धोएं, कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड तक लगातार साबुन लगा करके धोएं। खांसते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, रुमाल का इस्तेमाल करें। अपने हाथ से बार-बार चेहरे को ना छुएं। कहीं सोशल स्थान पर जा रहे हैं, मास्क लगाएं, नियमित टेम्परेचर चेक करें। तो इस तरह से हम इस बीमारी से बचने के, और वैक्सीनेशन, जैसे ही टीकाकरण शुरू है, एज के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को टीका लेना आवश्यक है, तो हम इससे बच सकते हैं। यह आज के लिए गृह कार्य है। क्षय रोग के कौन से कारक है? पीलिया संक्रमण के माध्यम कौन कौन से है? पीलिया किस कारण से होता है? कौन से माध्यम है? डेंगू रोग के लक्षण कौन कौन से है? कैसे पता चलता है कि डेंगू हुआ है? स्वाइन फ्लू संसर्ग, जैसा कि बताया, मनुष्य से मनुष्य में, और पहले जो सुअर है उसके द्वारा, स्वाइन के द्वारा एक दूसरे में फैल सकता है। तो इस तरह से यह